कंपनी अकाउंट्स का जो है कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया था। ठीक है, आज कैलकुलेशन वाला एस्पेक्ट कवर करेंगे। देखो कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो है कहते हैं सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से क्या मुख्तलिफ चीज है। सोल ट्रेडर के अंदर जो है ना, सोल ट्रेडर में क्या होता है कि एक इनकम स्टेटमेंट होती है और बैलेंस शीट, दो चीजें बनती हैं बस। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट के बाद पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, फिर करंट अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। कंपनी में क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट बनेगी, उससे पहले इनकम स्टेटमेंट के बाद बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर बनेगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो आपको पता ही है। ठीक है ना, अब आपको क्या है, एक चीज नई चीज क्या है आपके लिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आपके लिए नई चीज है। तो आज जो हमारा टारगेट है दैट इज कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को सीखें और पढ़ें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है बेसिकली जब हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट के बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है किसी भी कंपनी के अंदर, नॉर्मली भी इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, एक कंपनी की इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि नॉन रिडीमेबल हो। कल हमने डिस्कस किया था, एक रिडीमेबल होते हैं, नॉन रिडीमेबल होते हैं। क्या फर्क होता है, रिडीमेबल जो होते हैं वो होते हैं जो कि कुछ अरसे के बाद, मतलब एक बंदे ने कंपनी से शेयर खरीदा और कुछ अरसे के बाद उसने डील की हुई कि भाई 5 साल या 10 साल बाद मैं अपने शेयर वापस कर दूंगा, अपने पैसे वापस ले लूंगा। ठीक कहलाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल शेयर को हम एक तरह से हम लोन कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं भाई ये तो वो चीज है जो कि वापस करनी है कुछ अरसे बाद, इसका मतलब है ये शेयर तो हुआ ही नहीं। शेयर होल्डर वो होता है जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो, जो एंटरप्रेन्योर हो, जो कुछ अरसे बाद शेयर देकर पैसे वापस ले लेगा, इसका मतलब उसने तो हमें कुछ अरसे के लिए एक लोन दिया है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी। इसी तरीके से शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम क्या चीज होती है, शेयर प्रीमियम का मतलब होता है जब हम कोई भी शेयर बेचते हैं, शेयर बेचने के ऊपर अगर प्रॉफिट कमाए, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रीमियम। जैसे कि एक कंपनी है, नॉर्मली जब कंपनी पहली दफा शेयर इशू करती है, पाकिस्तान में इतनी भी कंपनी है, जब मेजोरिटी कंपनी के शेयर प्राइस है 10 रुपए, पहली मरतबा कंपनी शेयर इशू करती है तो अपनी ओरिजिनल प्राइस पे करती है, 10 रुपए की अगर उसकी फेस वैल्यू है, उस पर इशू किया कंपनी ने। अब कंपनी थोड़े टाइम बाद चल गई, कंपनी को अब जो है और पैसों की जरूरत है, तो कंपनी फिर से बोलेगी हम शेयर इशू कर रहे हैं। अब कंपनी ने देखा मार्केट में हमारे शेयर की प्राइस 15 रुपए चल रही है, तो हम 10 रुपए में नया क्यों इशू करें, बेवकूफ़ी होगी ना 10 रुपए में इशू करना। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, 15 में नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 13 में या 14 में इस तरह से इशू करेंगे, ताकि लोग मोटिवेट हो खरीदने के लिए। तो अब क्या होगा, जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया, जो शेयर देंगे ना, उस शेयर के ऊपर लिखा हुआ 10 रुपए ही होगा, लेकिन अगर वो 13 रुपीज में 13 रुपए में दे रहे हैं, तो इसका मतलब है 3 रुपए क्या है, प्रीमियम। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो शेयर की, वो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। आई रिपीट वंस अगेन, एक कंपनी है इसकी शेयर प्राइस 10 रुपए, 10 रुपए का ओरिजिनल फेस वैल्यू है शेयर की। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो शेयर के ऊपर प्रिंटेड हो। ठीक है, 10 रुपए की वैल्यू प्रिंटेड है। अब कंपनी ने जो है कहते हैं अपने ये शेयर मार्केट में बेचे, और कुछ अरसे के बाद कंपनी को और शेयर की जरूरत, और पैसों की जरूरत पड़ी। शेयर क्यों बेचते हैं, ताकि पैसा जनरेट हो। लोग, जो लोग कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो लोग कंपनी के पार्टनर्स बन गए एक तरह से, और कैपिटल आ गया बिजनेस में चल इन्वेस्ट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को। ठीक है, तो कंपनी ने जो है अपना शेयर जो सेकंड टाइम इशू किया वो 13 रुपीज का किया, लेकिन उसकी फेस वैल्यू वही रहेगी 10 रुपए। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 3 रुपए एक्स्ट्रा है, दैट इज प्रीमियम। ये कहते हैं शेयर प्रीमियम कहते हैं इसको। प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, जब कंपनी की शेयर प्राइस मार्केट में 15 रुपए चल रही है, कंपनी क्यों 10 में देगी। बोला कि जब लोग 15 में लेने को तैयार, लिखा हुआ 10 होगा, लेकिन शेयर की प्राइस बढ़ जाती है ना, ओरिजिनल वैल्यू जो भी हो, लेकिन मार्केट में प्राइस कुछ और फ्लक्चुएट कर रही होती है रोजाना, तो इस वजह से। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज द प्रॉफिट। अच्छा, दूसरी बात ये रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर ना हमारे पास नॉन करंट एसेट्स के लिए दो मॉडल होते हैं। एक मॉडल है कॉस्ट मॉडल, और एक मॉडल क्या होता है, रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या होता है, कॉस्ट मॉडल ये होता है कि आप जब भी कोई चीज खरीदोगे उसको उसकी कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करोगे, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। लेकिन और फिर आप कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, और फिर क्या करोगे, ओवर द पीरियड इसको आहिस्ते आहिस्ते डेप्रिशिएट करते रहोगे। ये एक अलग सिस्टम है। और एक और सिस्टम पता है क्या, रीवैल्यूएशन मॉडल है। अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल चूज किया, तो आपको हर साल अपने एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा। हर साल के आखिर में आप क्या करोगे, एसेट्स को रीवैल्यू करोगे। रीवैल्यू करने पे या तो प्रॉफिट भी आ सकता है या फिर नुकसान भी हो सकता है। रीवैल्यूएशन में इसकी वजह से, मतलब मैंने पिछले साल देखा एसेट्स की वैल्यू थी 100 रुपए, इस साल हो गई देखा 120 रुपए, तो क्या हो गया, ये
प्रॉफिट हो गया रीवैल्यूएशन पे, जब प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे। वजह क्या है कि ये प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जो कि हम खर्च नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं एक बात कह रहा हूँ, ये प्रीमियम तो शेयर्स के ऊपर है, ये नॉर्मल एसेट्स के ऊपर, नॉन करंट एसेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर जो है आपने एक घर लिया, 20 साल पहले घर लिया था 50 लाख का, आज उस घर की वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, तो कितना फायदा हो गया, 4.5 करोड़ का फायदा हो गया। तो आप बोलोगे 4.5 करोड़ में खर्च कर सकता हूँ, रीवैल्यूएशन रिजर्व में 4.5, ठीक है। तो आप 4.5 करोड़ की जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या हम खर्च कर सकते हैं? नहीं, क्यों, घर बिका थोड़ी है। जिस घर में हम रह रहे हैं, हम बोल बोल के खुश हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं ब्रोकर, भाई आपकी वैल्यू 50 लाख और बढ़ गई, बड़े खुश हैं, तो क्या अगले दिन खर्च कर देंगे जाके 50 लाख? कैसे करेंगे? नहीं ना, क्योंकि बात ये है कि ये वो प्रॉफिट है जो कि अभी तक हमारे हाथ में आया नहीं है, कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रॉफिट को इनकम स्टेटमेंट में नहीं डाला जाता। अगर हम इस प्रॉफिट को इनकम स्टेटमेंट में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा, ड्राइंग ज्यादा करना शुरू कर देंगे। अगर कंपनी की बात कर लें तो कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर डिविडेंड मांगना शुरू करेंगे, बोलेंगे भाई इतना प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे हो? तो इनको कौन समझाएगा कि भाई ये प्रॉफिट तो रीवैल्यूएशन की वजह से हुआ है। तो इस वजह से जो है कहते हैं इस रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है उसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं डाला जाता। क्या करते हैं, उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते हैं। यानी कि आप ये देखो जी, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है ना, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व्स भी आते हैं। ये दो चीजें हैं, पहली दो चीजें, ये दोनों क्या है, शेयर कैपिटल है। ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों क्या है, शेयर कैपिटल है। ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो चीजें, शेयर कैपिटल, ये दोनों जो है ना, ये शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये क्या है, ये कैपिटल रिजर्व कहलाते हैं, कैपिटल रिजर्व। और जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स जो है ना, ये कहलाता है रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में क्या फर्क होता है? कैपिटल रिजर्व होता है जो कि बड़ी ट्रांजैक्शन से आता है, कैपिटल ट्रांजैक्शन से आता है, और रेवेन्यू रिजर्व होता है जो डे टू डे ट्रांजैक्शन से। यानी कि कैपिटल रिजर्व जो होता है ना, वो हम खर्च नहीं कर सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व को हम खर्च कर सकते हैं। क्योंकि देखो जनरल रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट में जो पैसा बढ़ा हुआ है वो है जो हमने कमा लिया एक्चुअली, इसको हम स्पेंड कर सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व में क्या है, शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व, इनको हम खर्च नहीं कर सकते, जमा रखना पड़ेगा। बहुत कम जगहें हैं जहां पर ये कैपिटल रिजर्व को खर्च करने, इस्तेमाल करने की इजाजत है। जैसे कि ये रीवैल्यूएशन रिजर्व और ये शेयर प्रीमियम, इनको यूज करने की एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, बोनस शेयर। अक्सर कंपनीज जो है ना अपने शेयर होल्डर्स को बोनस इशू करती हैं, बोनस शेयर्स देती हैं। अच्छा, दो टाइप के शेयर होते हैं, शेयर इशू होते हैं, एक होता है राइट इशू और एक होता है बोनस इशू। यानी कि जब शेयर कंपनी इशू करती है, एक राइट इशू, जब पहली मरतबा कंपनी ने जब शेयर इशू किए ना, उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना, कि कंपनी एक फॉर्म हुई है और पहली मरतबा वो लोग शेयर इशू कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आईपीओ। अब उसमें तो शेयर जितने खरीद लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब कंपनी इशू करेगी ना शेयर, तो रूल ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ उन्हीं को बेच सकती है कंपनी, आउटसाइडर्स को नहीं बिकेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप तीन लोग मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अब आप लोगों को जो है ना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मजीद पैसे की जरूरत है, तो एक चौथे बंदे को लाने से बेहतर है पहले हम तीनों से नहीं डिस्कस किया जाएगा, यार तुम लोग और पैसा लगा सकते हो, बिजनेस को थोड़ा मैं एक्सपैंड कर रहा है, पहला हक किसका है कि उन्हीं तीनों में से लिया जाए पैसा। अगर वो तीन रिफ्यूज कर रहे हैं तो फिर हम बाहर अप्रोच करें ना किसी को। तो कंपनी का भी रूल ये होता है, पहली मरतबा जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद लिए तो उनका पहला हक है कि अगर दोबारा कंपनी को जब पैसों की जरूरत है तो उन्हीं से लिया जाए। इसको कहते हैं राइट इशू। जिसके पास जितने शेयर होंगे ना, मिसाल के तौर पे कंपनी ने पहली मरतबा जो है 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट लोगों ने खरीद लिए, अब कंपनी को 20,000 के और शेयर इशू करने हैं, पैसों की जरूरत है, एक्सपैंड करना है बिजनेस को। तो अब 20,000 रुपए के शेयर इशू करने हैं ना, तो अब क्या करेगी कंपनी, अब देखेंगे 20,000, 1 लाख को डिवाइड बाय कर देंगे 20,000 से, 5 आ रहा है, इसका मतलब है हम करेंगे 1 for 5, यानी कि जिसके पास 5 शेयर होंगे पहले से मौजूद, उसको बोलेंगे आप एक शेयर और खरीद सकते हो, क्योंकि 1 लाख रुपए के शेयर है ना ऑलरेडी जो हमने इशू किए हुए हैं, और हमें 20,000 के और शेयर बेच रहे हैं, तो यानी कि डिवाइड किया तो 1 for 5 आ गया। यानी कि जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको बोलेंगे आप एक शेयर और खरीद सकते हो। हर शेयर होल्डर को है ना ये एक राइट दे देंगे शेयर खरीदने का, खरीदेगा वो, लेकिन एक राइट दे देंगे ताकि वो ही खरीद सके, कोई और ना खरीदे। अब अगर हाँ इसको नहीं खरीदना तो वो अपना राइट मार्केट में किसी को बेच सकता है या फ्री में दे सकता है, मर्जी है उसकी।
हर शेयर होल्डर को अपना राइट मिल जाएगा कि भाई मैं इतने शेयर खरीद सकता हूँ, मेरे पास 1000 शेयर है तो मैं 200 शेयर और ले सकता हूँ, अब मुझे नहीं खरीदना तो मैं जिसको चाहूँ दे दूँ वो खरीद ले। समझ आ रही है? ये असल में ये इसका कॉन्सेप्ट ये है ताकि जिस बंदे ने कंपनी में इतना इन्वेस्ट उसका परसेंटेज वाइज होल्डिंग है ना वो डिस्टर्ब ना हो। समझो भी ये 1 लाख शेयर थे, 4 बंदे ने 25,000 के शेयर लिए थे, अगर हम बाहर 20,000 के किसी और को दे देंगे तो क्या होगा? ये मतलब परसेंटेज कम हो जाएगी। बंदे का बोल पहले परसेंटेज थी 25% कंपनी में, अब उसकी 20 या 22% हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा ना उसके साथ। तो इस वजह से उसी को राइट दिया जा रहा है कि आप ही अगर पूरा खरीद लो तो आगे आपकी परसेंटेज मेंटेन रहे, लेकिन अगर आपको नहीं खरीदना है तो फिर आप जाके जिसको चाहो उसी बंदे को आप ये राइट दे देना कि वो खरीद ले। समझ आ रही बात? दिस इज कॉल्ड राइट इशू। मतलब राइट इशू के अंदर में फ्री में नहीं देते, पैसे लेके देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन मतलब ऐसा है कि इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग, जिसके जितने शेयर्स थे उसको उतने ही और मिले, उसी हिसाब से मिलेंगे, बराबरी के हिसाब से। ठीक, कोई सवाल? नॉर्मली पता है क्या होता है, राइट इशू ना कंपनी थोड़ा सस्ता करती है। जैसे कंपनी ये देखती है कि भाई हमारे शेयर की मार्केट में प्राइस 15 रुपए चल रही है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो हम चलो 12 रुपए में कर देते हैं। 2 रुपए कंपनी कमा ले, 3 रुपए शेयर होल्डर को बेनिफिट देते हैं जो खरीद रहा है। क्योंकि मार्केट में 15 रुपए का बिक रहा है, बोलेगा भाई आपसे लेने का मुझे क्या फायदा अगर मुझे उतने का ही मिले तो जब उसको 12 रुपए का मिलेगा ना तो वो या तो क्या करेगा, 3 रुपए का फायदा मिल रहा है तो सस्ता शेयर खरीद लेगा, या अगर वो गरीब होगा उसके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगा, इस राइट को किसी और बंदे को बेच देगा। किसी और बंदे को बोलेगा भाई कि ये देखो मार्केट में शेयर चल रहा है 15 रुपए का, ये मेरे पास राइट है, आप ये लेके जाओगे तो आपको कितने का मिलेगा शेयर? 12 रुपए में। तो वो राइट के कुछ पैसे ले लेगा, उससे 1-2 रुपए ले लेगा कि यार ये मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको भी कुछ बेनिफिट हो जाए, कुछ मुझे भी हो जाए। इस तरह ही राइट बिक जाता है मार्केट में। ठीक है। अच्छा, एक और बात क्या है, बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू जो होता है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बोनस इशू जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि हम अपने शेयर होल्डर्स को शेयर देते हैं फ्री में। बोनस इशू देने का क्या फायदा होगा, कोई बता सकता है? कोई रीजन है? सही है, और शेयर होल्डर को खुश करने के लिए। भाई एक और वजह ये, शेयर होल्डर्स कभी कभार ऐसा होता है कंपनी को डिविडेंड देने को नहीं होता, कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत हुआ है लेकिन कंपनी ने कहा यार ये प्रॉफिट है ना खर्च नहीं करना है, आगे और इन्वेस्ट करना है, कंपनी को एक्सपैंड करना है, अभी पैसा नहीं निकालना बिजनेस में से, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर दे देगी, बोनस इशू दे देगी। बोनस इशू तो क्या होगा कि जेब से पैसे तो जाने नहीं है, शेयर होल्डर को शेयर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, जिसको पैसों की जरूरत है वो मार्केट में शेयर बेच के किसी और को अपने पैसे खुले कर ले। समझ आ रही बात ना? बोनस इशू क्या होता है, फ्री में शेयर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन वो भी उसी तरह, जैसे राइट इशू दिया था ना हमने कि जितने परसेंटेज वाइज कि आपके पास जितने शेयर्स हैं, अगर आपको मिसाल के तौर पे 1 लाख शेयर्स हैं कंपनी में और कंपनी को जो है 25,000 शेयर और इशू करना है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 25,000 144 हो जाएगा। यानी कि बोनस इशू में क्या होगा, जिसके पास 4 शेयर है उसको एक और मिल जाएगा फ्री में। और फ्री में मिलने से क्या होगा कि जो है वो डिविडेंड के कॉम्पनसेशन भी हो जाती है। अच्छा, एक और वजह पता है क्या है बोनस इशू की? जब भी कंपनी बोनस इशू करती है ना, कंपनी की शेयर प्राइस गिर जाती है। शेयर प्राइस को गिराने के लिए बोनस इशू किया जाता है। देखो शेयर बोनस इशू करने से शेयर प्राइस क्यों गिरती है पता है? देखो मैं समझाता हूँ आपको बात। वजह ये है, किसी भी कंपनी की जो शेयर की प्राइस है ना, जो किस तरह डिटरमाइन होती है, बहुत सारे होंगे और अगर किसी का अगर हम लोग प्राइस का अगर शेयर्स की शॉर्टेज हुई मार्केट में तो है ना, ये समझ सकते हैं हमने। शेयर्स की शॉर्टेज होगी तो जाहिर सी बात है शेयर्स महंगे होंगे, तो वो कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी जो है शेयर्स बढ़ा देगी मार्केट में, तो क्या होगा, शेयर्स बढ़ा देगी मार्केट में तो प्राइस गिरेगी। अच्छा, लेकिन एक असल वजह ये है अकाउंटिंग के लिहाज से अगर मैं कहूँ, देखो एक कंपनी है, कंपनी के अंदर टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, कंपनी के पास टोटल वेल्थ थी कंपनी की शेयर प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, कंपनी की टोटल वेल्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। कंपनी की टोटल शेयर वेल्थ है 1 लाख रुपए और नंबर ऑफ शेयर अगर है 20,000, तो इसका मतलब है कि कंपनी का $1 $5 का एक शेयर हो गया। ठीक है ना, यहाँ देखो जरा गौर से, कंपनी की अगर टोटल वेल्थ जो है वो 1 लाख रुपए है और 20,000 शेयर इशू किए हुए कंपनी ने, तो पर शेयर की प्राइस क्या हुई, $5। अब कंपनी ने क्या बोला कि भाई मेरी 1 लाख रुपए की वेल्थ तो वही है, बोला 20,000 हमारे शेयर इशूड है ऑलरेडी, हम एक काम करते हैं, जिस बंदे के पास सबको है ना फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, हम कितने दे रहे हैं, जिसके पास एक शेयर है उसको हम एक और दे रहे हैं, डबल हो जाएंगे शेयर्स, कितने हो जाएंगे कंपनी के, 40,000 शेयर हो जाएंगे। कंपनी ने कहा जिसके पास भी एक शेयर है हम इसको एक और शेयर ऐसे फ्री में दे रहे हैं,
तो क्या करेंगे, 40,000 शेयर हो गए, एक शेयर की प्राइस क्या हो जानी चाहिए, 2.5। मतलब मेरे पास $5 का एक शेयर था, अब मेरे पास 2 हो गए, लेकिन उन दोनों की मिला के वर्थ कितनी है, 5 ही होनी चाहिए। मतलब एक शेयर कितने का हो जाएगा, $2.5 का। तो ये शेयर प्राइस को गिराने के लिए कुछ शेयर ऐसे होते हैं, कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मसला पता है क्या, आपने एक कॉमन सेंस की बात है, सोचो महंगी चीज की कस्टमर ज्यादा होते हैं, सस्ती चीज की कस्टमर ज्यादा होते हैं, सस्ती चीज के। अब शेयर प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कुछ कंपनीज की कि भाई फिर उसके खरीदार कम हो जाते हैं मार्केट में। अगर मेरे पास एक 2000 गज का प्लॉट है, अगर पीसीएचएस के इलाके में एक मेरे पास 2000 गज का प्लॉट है, वैसे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन चलो मैं कह लेता हूँ 10 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। अगर अगर इसकी वैल्यू, इधर देखो, अगर एक 2000 गज के प्लॉट की वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, अच्छा अब मुझे जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, बात तो सुनो, चुप हो जाओ। अच्छा मुझे जो है ना कस्टमर मिलेगा नहीं इतनी आसानी 10 करोड़ वाला, लेकिन अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं 500 गज के, अब बेचना आसान हो जाएगा या नहीं। अब एक एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2.5, मतलब 10 करोड़ है, डिवाइड बाय 4 कर दिया, लेकिन 3 में बिक जाएंगे, जरूर नहीं 2.5 में बिके, 2.25 में ही बिक जाएंगे, तो 3 में ही बिक जाएंगे, ठीक है ना, 3.25 में भी शायद बिक जाए। तो मतलब क्या होगा इवेंचुअली, यार खामोशी से सुन लो, इसका मतलब ये है कि इवेंचुअली जब आप चीज को जो है ना, जब सस्ती चीज होती है उसकी कहते हैं सेल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ज्यादा कस्टमर्स हो जाते हैं इसके। तो इस वजह से जैसे कुछ कंपनी ऐसी होती है, मैं आपको बताऊं, यूनिलीवर का एक शेयर जो है ना कोई 10-15 हजार रुपए का है, जिसकी फेस वैल्यू 50 रुपए थी, आज से कई सालों पहले 50 रुपए का इशू हुआ था मार्केट में, मुझे रिसेंटली नहीं पता कितने का, मैंने कई सालों पहले चेक किया था, 10,000 रुपए का था, 10,000 रुपए का एक शेयर था, ठीक है ना। अब 10,000 रुपए का शेयर कौन खरीदने आएगा, जाहिर सी बात है लोग नहीं खरीद सकते, तो इस वजह से जो है ना, खामोश, देखो इस तरह से जो है ना वो लोग क्या करते हैं, अक्सर शेयर ना वो बोनस इशू देते रहते हैं अपनी शेयर प्राइस को नीचे गिराने के लिए, ताकि इजीली बिक सके। अच्छा भाई एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, राइट इशू क्या होता है, राइट इशू की डेफिनेशन लिख लो। राइट इशू क्या होता है, इट इज द इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, existing shareholders in proportion to their shareholdings, ठीक है। बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू भी ऑलमोस्ट यही डेफिनेशन है, it is the issue of shares to the existing shareholders free of cost, एक वर्ड ऐड करना है, existing shareholders free of cost in proportion to their shareholdings issue, bonus issue, ठीक है भाई। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मैंने फॉर्मेट बना लिया है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो क्वेश्चन में देख के लिखा है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो जरा ट्रांजैक्शंस क्या हैं। सबसे पहले आता है इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स में, रिटेन प्रॉफिट में आ जाएगा, कितने का प्रॉफिट है, 1 लाख का, रिटेन प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा, टोटल में भी आ जाएगा ये 1 लाख। उसके बाद होगा ऑन 31st December the following transactions took place, transfer 25,000 to the general reserve, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हम पैसे क्यों ट्रांसफर करते हैं, ताकि बुरे वक्तों के लिए काम आए,
कभी अगर फ्यूचर में कोई बुरे वक्त आए कंपनी के ऊपर, उस वक्त पैसों की जरूरत हो तो इसमें से निकालना है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रिटेन प्रॉफिट से माइनस होगा और जनरल रिजर्व में प्लस हो जाएगा और टोटल में जीरो आ जाएगा। रिटेन प्रॉफिट में से 25,000 निकाले और जनरल रिजर्व में जमा कर दिए, जाके रख दिए संभालने के लिए। फिर बोला हुआ राइट इशू ऑफ 20,000 ऑर्डिनरी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 0.20 ईच। 20,000 शेयर्स के हमने राइट इशू किए हैं। बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में से रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 ओपन कर लो। राइट इशू ऑफ 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, यहां लिखूंगा मैं राइट इशू, राइट इशू और ऑर्डिनरी शेयर्स में आ जाएगा 20,000 और शेयर प्रीमियम में आ जाएगा 4,000। ये 4,000 कहां से आया? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इन्होंने कहा 0.2 का प्रीमियम कमाया, प्रीमियम मतलब प्रॉफिट। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करेंगे, ये क्या आ जाएगा? शेयर प्रीमियम। ये शेयर प्रीमियम में चला जाएगा। राइट इशू आ गया शेयर प्रीमियम में। उसके बाद है बोनस इशू। बोनस इशू क्या है? बोनस इशू ऑफ 1 for 5 वाज हेल्ड। अच्छा, अब एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब हम कंपनी अगर बोनस इशू कर रही है, बोनस इशू का मतलब है कंपनी जो फ्री में दे रही है शेयर्स, तो अब कंपनी ने कहते हैं फ्री में जब शेयर्स दे, नॉर्मली कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या डबल एंट्री बनती है? कंपनी के पास कैश आता है, कैश डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अब बोनस इशू कर रहे हैं तो क्या करेंगे? कंपनी के पास कैश तो आ नहीं रहा है, तो कहां से यूटिलाइज करेंगे? तो अब इस केस में कंपनी जो है कैपिटल रिजर्व को इस्तेमाल करती है। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, जो कैपिटल रिजर्व होता है ना, उसको और तो कहीं खर्च करने की इजाजत नहीं है, लेकिन बोनस शेयर देने के लिए इजाजत है खर्च करने की। कैपिटल रिजर्व कौन कौन सा होता है? एक शेयर प्रीमियम होता है और एक रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, कैपिटल रिजर्व कौन कौन सा है? शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व। इन दोनों को कहां इस्तेमाल करने की इजाजत है? बोनस शेयर्स देने के लिए। तो अब जब हमें बोनस शेयर्स देने होते हैं तो हम क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व को खर्च करते हैं। अच्छा, अब क्या बोनस शेयर्स के लिए जरा यहाँ पर लिख दूं मैं ऑर्डर, ऑर्डर फॉर बोनस इशू। मतलब बोनस इशू अगर करना है तो किस ऑर्डर में हम फंड्स को यूटिलाइज करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर प्रीमियम है तो उसको इस्तेमाल कर लेंगे। सेकंड नंबर पे शेयर प्रीमियम खत्म हो गया अगर, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में से निकालेंगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व। नंबर थर्ड में आएगा जनरल रिजर्व और नंबर फोर्थ में आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट। देखो बात ये है कि जो है ना, अगर शुरू वाले जो दो मैंने लिखे हैं वो क्या है? ये दोनों कैपिटल रिजर्व हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कैपिटल रिजर्व को हम खर्च करें, क्योंकि कैपिटल रिजर्व को और कहीं खर्च करने की इजाजत नहीं है। तो बोनस इशू करते हुए हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको खर्च कर लें, क्योंकि रेवेन्यू रिजर्व तो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको बचा के रखना चाहिए। लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व खत्म हो जाए तो फिर हम रेवेन्यू रिजर्व भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक ऑर्डर है कि इस ऑर्डर में हमें बोनस इशू के लिए जो है वो फंड्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, अब कैपिटल रिजर्व में भी ये कैसे पता चले कि पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करना है या फिर पहले शेयर प्रीमियम यूज करना है? देखो, रिवैल्यूएशन रिजर्व और शेयर प्रीमियम दोनों ही कैपिटल रिजर्व है ना, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये ना क्या कहते हैं, नॉर्मली जो हमने प्रैक्टिस देखी है पास्ट पेपर्स में भी, एग्जामिनर की, और हमेशा से पढ़ा भी है, वो यही है कि सबसे पहले किसको यूज करना चाहिए? शेयर प्रीमियम को। लेकिन एक आध दफा क्वेश्चन में पास्ट पेपर में एग्जामिनर ने ये हरकत की है कि मार्किंग स्कीम में जो आंसर आया है उसने रिवैल्यूएशन रिजर्व को पहले इस्तेमाल कर लिया। तो लेकिन ये है कि फिर भी ज्यादातर टीचर्स रिकमेंड यही करते हैं, हम लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप पहले शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करो। पास्ट पेपर में आपको किसी एक आध क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि एग्जामिनर ने पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज किया हुआ, लेकिन कोई इतना इशू नहीं है। बात ये है कि रूल क्या है कि पहले कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल करना। तो कैपिटल रिजर्व में से दोनों ही कैपिटल रिजर्व हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे? शेयर प्रीमियम को सबसे पहले, क्योंकि शेयर से रिलेटेड चीज है, वो शेयर में खर्च हो जाए तो अच्छी बात है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे? बोनस इशू। बोनस इशू के बारे में क्या बताया गया है? बोनस इशू जो है 1 for 5 शेयर्स। 1 for 5 का मतलब पहले 2 लाख के शेयर्स थे, 20,000 के और आ गए, टोटल कितने के शेयर्स हो गए? 2,20,000 के। अब 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, क्या हो जाएगा? 1 for 5 है ना, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन, मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर दो, यानी क्या
तो आंसर आ जाएगा आपका 44,000। मतलब 44,000 के बोनस शेयर्स देने हैं, 44,000 के बोनस शेयर्स देने हैं। तो बोनस इशू में आ जाएगा यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर्स में प्लस हो जाएंगे 44,000। और कहां से माइनस करेंगे? सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम में कितने हैं? 10 और 4 14,000 है खाली, तो पूरे 14,000 तो यहाँ से ले लेंगे। अब कितने बच गए? 30,000 और बच गए। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो कि है ही नहीं हमारे पास। तो अब क्या आ जाएंगे? जनरल रिजर्व में 30,000 निकाल लेंगे, टोटल में 0 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा राइट इशू का भी 24,000। बेटा ये एक दफा में कॉपी कर लो ना, कितनी देर लगेगी इसको कॉपी करने में, एक लाइन को? नेक्स्ट है एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.30। अच्छा यहाँ पर जरा एक करेक्शन कर लें, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गया है। 0.30 नहीं, 0.03 है। ये जो लिखा हुआ है ना इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.30, इसको कर लो 0.03, और 0.70 इसको भी 0.07 कर लो। अच्छा डिविडेंड है ये। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या फर्क होता है? इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो ड्यूरिंग द ईयर पे वो ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि नॉर्मली कंपनीज कब डिविडेंड देती हैं? पूरे साल में जब प्रॉफिट आ जाए, कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद देखेंगे कितना डिविडेंड देना है। लेकिन जो अच्छी कंपनीज होती हैं कुछ, वो लोग जो है साल में 3-4 बार भी डिविडेंड देते हैं। वो कहते हैं भाई एक ही दफा में क्यों दें साल में? अगर मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसको 10 रुपए देना है डिविडेंड पूरे साल का, तो वो क्या बोलेंगे? कहेंगे कि भाई पूरे 10 रुपए एक साथ साल के आखिर में देने से बेहतर है 2-2 रुपए करके 5 दफा देते जाओ। क्या होगा? शेयर होल्डर भी खुश रहेंगे कि हर 2 महीने बाद कंपनी डिविडेंड दे रही है, और हमारे ऊपर भी एक साथ बर्डन नहीं आएगा एकदम से कि पूरे 10 रुपए एक साथ निकालने कैश कर। तो ये क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया, दैट विल बी कॉल्ड इंटरिम। और साल खत्म होने के बाद पे किया जाएगा तो वो क्या होगा? फाइनल डिविडेंड। अच्छा अब बात ये, अगर मेरा ईयर एंड होता है दिसंबर में, मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट कैलकुलेट होगा दिसंबर में, ईयर एंड हुआ, फिर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, डिविडेंड अनाउंस होगा। तो ये करते करते फरवरी या मार्च नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अब जब डिविडेंड दे रहा हूँ तो ये ट्रांजैक्शन तो अगले साल में चली गई, इसको पहले कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फिर भी देने की, फाइनल डिविडेंड तो ज्यादातर कंपनी देती ही है। वो तो फाइनल डिविडेंड देती है, लेकिन अगर इंटरिम डिविडेंड दे तो फाइनल डिविडेंड कवर हो गया ना। नहीं ऐसा नहीं होता, इंटरिम डिविडेंड कम दिया जाता है। मतलब फाइनल डिविडेंड भी दे, फाइनल डिविडेंड तो तकरीबन हर कंपनी देती है, इंटरिम इज ऑप्शनल। ठीक है ना? अगर आप कहीं दावत में जा रहे हो, किसी ने स्टार्टर दे दिया तो थोड़ी खाना नहीं देगा फिर वो। अगर स्टार्टर दे दिया ना बस सही है, मतलब खाना तो उसको देना है। स्टार्टर उसने दे दिया, उसकी मेहरबानी। फाइनल डिविडेंड तो देना ही देना है, ठीक है ना? मतलब ये होता है कि इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड आपको जब देना होता है एक बड़ी अमाउंट, आप उसको थोड़ा सा पहले से, अगर आपको लग रहा है कि यार इसका प्रॉफिट अच्छा हुआ है और हमारे पास कैश भी फ्री पड़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा करके देते रहते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स भी खुश रहेंगे कि पैसे मिल रहे हैं, पूरा साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा पैसे का। साल के बीच में कभी भी कंपनी चाहे दे सकती है जी। अच्छा अब बात सुनो, क्या मैं बता रहा था कि कहते हैं फाइनल डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है कि साल खत्म होने के बाद जब दिया जाता है तो वो तो नेक्स्ट ईयर में चला जाता है। तो इसीलिए होता ये है कि फिर उसको अगले साल रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि हर साल जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना, तो लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड और इस साल का करंट ईयर का इंटरिम, ठीक है, जब हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि देखो साल खत्म होने के फाइनल डिविडेंड कब दिया जाएगा? साल खत्म होने के बाद। तो अगला साल शुरू हो जाएगा, तो वो ट्रांजेक्शन कब चली जाएगी? नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी। तो इसीलिए हर साल जब भी हम बना रहे होंगे, तो हम जब फाइनल डिविडेंड कौन सा ले रहे होंगे? पिछले साल, क्योंकि पिछले साल वाली ट्रांजेक्शन इस साल में आई है, इस साल की कहाँ जाएगी? अगले साल। तो इसीलिए जब हम लिखेंगे डिविडेंड्स, तो इंटरिम और फाइनल दोनों लिखेंगे यहाँ पर। फाइनल कहाँ का होगा? लास्ट ईयर का। फाइनल डिविडेंड कितना है? 0.07 पर शेयर जी। तो 0.07 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर हैं हमारे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होगा जरा देखो? 2 लाख के ये 20,000 के और लगा लो, 2 20 के हो गए और 44 के और 264 कितना बन जाएगा? जरा कैलकुलेशन करके बताओ। 264,000 इंटू 0.07। अच्छा इंटरिम कितना है? इंटरिम 0.03 है।
अच्छा पहले किसी को भी लिख लो, इंटरिम लिख लो, फाइनल ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है। जल्दी से जरा कैलकुलेशन करके बता दो। 264,000 इंटू 0.07। अच्छा भैया आ जाएगा रिटेन प्रॉफिट में से माइनस 18480 और फाइनल डिविडेंड 0.03 7920। ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद जो है कहते हैं बस ऑल द प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या लिखा हुआ है? ऑल द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज पेड। 1.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर दें, 10% का डिविडेंड है। टोटल कर लेंगे जरा। टोटल कर लेंगे, पहले वाले कॉलम का टोटल कितना आ जाएगा? 264,000। दूसरे का तो 150,000 ही होगा। तीसरे वाले का 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट का 20,000 और 25,000 कितना हो जाएगा? 45 माइनस 30 15,000। लास्ट वाला ये वाला रिटेन प्रॉफिट वाला जरा टोटल करो कितना बन रहा है। जल्दी से रिटेन प्रॉफिट का कोई टोटल कर ले क्विक फास्ट। ये हो जाएगा 83,600। 512,600। अच्छा अब इसको अगर इस तरह यहाँ से भी टोटल करेंगे ना, जब भी 512,600 ही आएगा।